कि आपने कहाँ तक उसको किया है। कल मेरा प्रश्न ये था, मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ। कल मेरा प्रश्न था पहला, इतिहास में तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है। कौन कौन मेरे प्रश्न का जवाब देगा? जस्ट कम टू द साइट। कौन कौन मेरे प्रश्न का जवाब देगा कि व्हाई आर डेट्स इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। तिथियां इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। कितने लोग हमारे इस प्रश्न के उत्तर के लिए तैयार हैं? तिथियां इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई आर द डेट्स इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं रजनी, तुमने बहुत अच्छी शुरुआत की है। जब पहले हम राजवंश का इतिहास पढ़ते थे तो तिथियां महत्वपूर्ण थी, क्योंकि तो युद्ध की तारीखें महत्वपूर्ण हो जाती थी, डायनेस्टी के चेंज, राजवंश के परिवर्तन की तारीख महत्वपूर्ण हो जाती थी, किसी वॉर वगैरह, किसी बैटल या किसी युद्ध की तिथि महत्वपूर्ण हो जाती थी। लेकिन आज की तारीख में जब इतिहास का मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण, तो आज की तारीख में इतिहास में तिथियां महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। आपने जहां पढ़ा होगा वहां आपको मिला होगा कि हम अपने आसपास परिवेश को देखते हैं और उस वर्तमान के अतीत को समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। आपको मिला होगा हम चाय पीते हैं, क्या हम कभी सोचते हैं कि चाय कब से प्रचलन में आया, क्या समाचार पत्र कब से छपने लगे। तो हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि चूंकि पहले मैं आपको सूचना देना चाहता कि पहले तिथियां महत्वपूर्ण थी जब राजवंश का इतिहास था। आज जब राजवंश का इतिहास इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, घटना प्रधान इतिहास महत्वपूर्ण नहीं रह गया, तो तिथियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। अब मेरी दूसरा प्रश्न है कि पुस्तक के मुख पृष्ठ पर हमारा अतीत की, इसको तो हमने कल ही जवाब दे दिया था। मतलब बाकी हमारे अतीत, मैंने आपको कल दूसरा एक दिया था, औपनिवेशिक से क्या क्या, क्या तात्पर्य है। इन इंग्लिश दैट इज की व्हाट डू मीन बाय द टर्म कलोनियल। औपनिवेशिक से क्या तात्पर्य है। व्हाई डू मीन बाय द टर्म कलोनियल, कलोनियल से आप क्या महत्व रखते, क्या आप मीन करते हो, मतलब औपनिवेशिक से क्या तात्पर्य है। अच्छा, देखो औपनिवेशिक से वो तात्पर्य, औपनिवेशिक से तात्पर्य है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी क्षेत्र पर, किसी देश के पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए और उस देश पर नियंत्रण स्थापित करके उस देश का आर्थिक शोषण, अगर मातृ देश, जैसे मैं आपको बताऊं, टू टर्म्स होता है। एक होता है उपनिवेश, मतलब जिस क्षेत्र का शोषण किया जाता है उसको कहते हैं कॉलोनी, उपनिवेश। एंड जो शोषण करते हैं कॉलोनियल कंट्री, जो उपनिवेश बनाते हैं, उनके लिए टर्म आता है मातृ देश, मदर स्टेट या मेट्रोपोलिटन स्टेट या महानगरीय राज्य। तो अगर महानगरीय राज्य किसी क्षेत्र पर कब्जा करता है और उसका आर्थिक शोषण अपने हित में करता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल, उसको कॉलोनियल कहते हैं। अजय आज बच्चों का नहीं आ रहा, मतलब उनका इंफॉर्मेशन आ रहा ना, दे आर कमिंग ना फास्टली। यस, तो उनको कहते हैं कॉलोनियल। तो माय स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द मीडियम्स, बोथ द मीडियम्स, यू आर इनवाइटेड टू आंसर माय क्वेश्चन। तो इंग्लिश में भी आंसर करना चाहते हो इंग्लिश में करो, बिल्कुल ही, और जो हिंदी में करना चाहते हो हिंदी में करो। तो मेरा प्रश्न यह है कि कुल मिलाकर औपनिवेशिक का मतलब है, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, कि एक देश जब दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करके उसकी अर्थव्यवस्था का दोहन अपने हित में करने लगे तो उसको औपनिवेशिक कहते हैं। तो ब्रिटिश ने हमारे साथ वैसा ही किया था। तो खैर चलिए, ये दोनों प्रश्न का उत्तर आज हो गया। मैं आज फिर कुछ प्रॉब्लम दूंगा जिसका कल आप उत्तर ढूंढोगे। उत्तर कुछ आया कि नहीं इन लोगों का? आ रखा है ना? मैंने have they tried or not? Ankur, thumb, yesterday I have given you some instruction. Whenever the answer is coming fast, two fingers. And if nahi to, but still you are not working today. So yesterday's informations and instructions you have to follow. अब चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं टॉपिक के ऊपर। कल आपने देखा 18वीं सदी का पूर्वार्ध, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, इस पर चर्चा करनी है। इस पर चर्चा ये करनी है कि मुगल साम्राज्य का विघटन हो चुका है, और मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात इतने सारे मुद्दे हम लोगों को करने हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन तथा क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना, मतलब डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। फिर मराठी मुगल साम्राज्य को भी स्थापित करने में क्यों विफल है, व्हाई डिड मराठास फेल टू रिप्लेस द मुगल एम्पायर। एंड 18वीं सदी के पूर्वार्ध के काल को पतन अथवा अवनति का काल माना जाए, अथवा प्रगति या नई संभावनाओं का काल माना जाए। तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध को was the first half of 18th century characterized as the phase of decline or a period impregnated with the new possibilities। उसको हम नई संभावनाओं, मतलब नई संभावना का मतलब है कि 18वीं सदी का जो पूर्वार्ध का काल है, जिसको तुम मुगल काल मानते हो, या मुगलों के पतन का काल और क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव का काल, उसको हम माने कि वह पतन का काल है, या उस काल में कुछ ऐसा हुआ जो आगे विकास संभव होना था।
या उसमें नई संभावनाएं दिख रही थी कि भाई प्रगति करेगा, वेदर दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू पोटेंशियलिटीज, इसी बात को पता करना है। तो ये 3 चीजों पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे। तो पहले देखो, ये है मुगल एम्पायर, मानचित्र आपको मिल गया होगा। तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पहले आए उत्तराधिकारी राज्य, आपको सूचना मिली होगी। अब इन उत्तराधिकारी राज्य को देखिए, देखिए एक राज्य है बंगाल, मैं यहां पर मार्क करता हूं, आई एम जस्ट मार्किंग दिस स्टेट, आई एम जस्ट मार्किंग दिस स्टेट, एंड देन वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग हियर अवध। तो ये बंगाल का क्षेत्र है जिसको हमने मार्क किया, ये अवध का क्षेत्र है जिसके नेबरहुड में है, और तीसरा है देखो ये हैदराबाद का राज्य। ये तीनों राज्य को आप सक्सेसर स्टेट्स या उत्तराधिकारी राज्य इसलिए कहते हो कि ये तीनों के तीनों राज्य टूटकर, मुगल साम्राज्य से टूटकर ये तीनों के तीनों राज्य बने। ये तीनों मुगलों के पुराने अधिकारी थे और उन्होंने अपनी सुविधा से नए राज्यों की स्थापना की। तो इसको हम कहते हैं उत्तराधिकारी राज्य या सक्सेसर स्टेट्स। अब चलिए पहले हम बंगाल की बात करते हैं। ये बंगाल का क्षेत्र है, देखो यह भारत का, हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत था, और विशेषकर चूंकि 17वीं सेंचुरी में भारत में व्यापारिक क्रांति हो चुकी थी, तो व्यापारिक क्रांति के बाद यह इतना इंपॉर्टेंट हो चुका था कि यहां से इतना संसाधन मुगलों को मिलता था कि आपको पता होना चाहिए, जब जब मुगल, मतलब आपके मन में संभावना होगी भाई ये मुगल साम्राज्य, सीधा मैंने मुगल साम्राज्य का डेड बॉडी आपको दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि पीछे का इतिहास आपका एंशिएंट और मेडिवल में चला जाता है। तो मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, ये हमारे विचार का यहाँ विषय नहीं है, क्योंकि ये आपका फिर मेडिवल की बात होगी, हम यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री आपको शुरू कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमें यहीं से शुरू करना होगा, समझ रहे हो ना। तो ये हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि अगर हम पीछे जाएंगे तो फिर हम मेडिवल में निकलते हुए चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इफ देयर इज एनी पोटेंशियल क्वेश्चन मिस्टर अंकुर, एंड मिस्टर अंकुर, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेरीज यू हैव टू गिव द थंब इंप्रेशन, so please be particular about the fact, whenever I'll pay attention to you, you have to be always active, you have not to be a passive spectator। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो जगह आप देख रहे हो, तो मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर में मैं मुगल एम्पायर के थोड़ा किंग से भी आपको परिचय करा दूंगा, अगर उसके राजा से परिचय कराऊंगा थोड़ा आपको इंटरेस्ट होगा। चलिए, आप तो जानते हो कि पहला किंग बाबर था, उसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसने मुगल एम्पायर को, मुगल स्टेट को फाउंड किया था, दिल्ली आगरा पर कब्जा किया था इब्राहिम लोदी पानीपत के फर्स्ट बैटल के बाद। उसके बाद पीछे जाते हो तो, जैसे आगे आते हो तो हुमायूं है, जो हुमायूं ने काफी जद्दोजहद के बाद अपने राज्य को दोबारा शेरशाह से पाया। फिर